प्रकाश पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अधिकारियों का तबादला हुआ है वो आपकी नजर में क्या है? देखिए, पहले तो सबसे पहले के फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बोलूंगा कि जिस तरह से गवर्नर का तबादला, उनका इस्तीफा इन इलेक्शन के समय में, ये एक प्रश्नवाचक। ये इलेक्शन के समय क्यों हुआ? उसके बाद ये जिस तरह से एक बार वो एक तबादला किए जा रहे हैं, तो निश्चय रूप से इलेक्शन कमीशन की सोच गलत नजर आती है। क्योंकि जो इतने दिन से जिस राज्य को जिन्हें परिचालना किया, तो जो प्रशासनिक तौर तरीके थे, अचानक एक नया आए के बाद तो उस इलाके को उतना रीड आउट करने में नहीं समय लगेगा, तो वहां देखा जाएगा कि वो सही रूप से काम नहीं कर पाएंगे इलेक्शन के समय पर। ये इस समय बदलने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मैं हमारे दृष्टिकोण से ये नजर आता है। ठीक है अजय देव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस इन तबादलों को किस तरीके से देख रही है और पूरे चुनाव में अपना स्टेक कहां पर देख रही है? अनम्यूट कर लीजिए। एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कह रहा हूं सर, सबसे पहले तो तबादला अगर करना चाहिए तो तबादला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार जी है ना, उनका करना चाहिए। क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है ना वही बेकानून है, इलीगल है। क्योंकि उनका जो नियुक्ति है वहीं से चीफ जस्टिस को हटा के होम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को ले आया गया है। तो अब आपके जो अपॉइंटिंग बॉस है, आप तो उसी का होके काम करेंगे। क्योंकि आपका जो नियुक्ति होना था उसी को निरपेक्ष भाव से जैसे रखना चाहिए था, जहां लीडर ऑफ अपोजिशन थे, प्रधानमंत्री थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के क्यों एक कैबिनेट मिनिस्टर को लाया गया? ये 2:1 का राजनीति क्यों किया गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो जिस व्यक्ति की खुद की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं है, वो दूसरे लोगों की नियुक्ति को बदलने के पीछे लगे हुए हैं। कल उन्होंने चुनाव घोषणा किया, आज सुबह आते ही उन्होंने सारे तबादले कर दिए। एक दिन भी नहीं हुआ, 24 घंटे भी नहीं बीते, कैसे इलेक्शन कमीशन इस जगह पे पहुंची, इस डिसीजन पे पहुंची है कि जो भी अफसर हैं उनको बदलना चाहिए। और ये बदलाव, जैसे अभी आपने कुछ नेता के भाषण सुनाए, इस बदलाव को आप देखिएगा सबसे ज्यादा जहां नॉन बीजेपी गवर्न स्टेट है वहां पे बदलते जाते हैं। आप चीफ जस्टिस बदल दीजिए, डीजीपी बदल दीजिए। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा है सर बंगाल का चुनाव में, वो ये मुद्दा है कि जो 60 लाख वोटर्स जो अंडर एडजुडिकेशन है उसका क्या होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमको, और कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखते? तो सर कांग्रेस आज 20 साल बाद पूरे पश्चिम बंगाल में 294 असेंबली सीट्स में अकेले कंटेस्ट करने जा रही है। और इसका रिजल्ट ये होने वाला है कि पश्चिम बंगाल ने 15 साल की टीएमसी सरकार को देख लिया है। पश्चिम बंगाल ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को पूरे देश में जहां जहां भी है वहां देख लिया है कि वो कितने आगे चले गए। तो इतना आगे चले गए हैं कि पश्चिम बंगाल ने इनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। सबसे ज्यादा इनको वोट 2021 में मिला था। आज जब 2024 आपका एमपी इलेक्शन आया, तो इस एमपी इलेक्शन में ऑलरेडी इनका वोट शेयर कम हो चुका है। इनके एमपी जो पहले 18-19 एमपी हुआ करते थे, वो आज 10-12 एमपी हो चुके हैं। तो बंगाल की जनता ने इनको 2021 में एक बहुत स्वर्ण अवसर दिया था कि आपको हम लोगों ने विरोधी बनाया है, अब आप लोग हमारे लिए कुछ काम करें तो हम लोग लगे कि आपके ऊपर आस्था आएगी। लेकिन इनका जो नेशनल, यार जिस तरीके से इन्होंने देशव्यापी काम किया है, इससे भारत बंगाल की जनता को ये समझ आ चुका है कि ये भाजपा एक ऐसी चीज है कि जिसको बंगाल से दूरी रखा जाए। इसलिए 2024 में इनको कम सीटें ले आ दी, कम वोट परसेंटेज पे ले आया। तो आज पश्चिम बंगाल में एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस विकल्प है क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, वही फेज था जब कांग्रेस की सरकार के समय जो बंगाल ने डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किए, एम्प्लॉयमेंट किए, लोग माइग्रेट होके बंगाल आते थे। आज का परिस्थिति है कि लोग बंगाल से माइग्रेट होकर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की कांग्रेस की सरकार अजितेश जी कब थी पश्चिम बंगाल में? वही 1977 के पहले की बात कर रहा हूं। तो यही मैं आपको बस कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ ये बताना चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस की सरकार को देखा है, टीएमसी की सरकार को भी देख लिया, भाजपा की सरकार को भी देख लिया। तो आज इस चुनाव में कांग्रेस ही इस जगह पे रहेगा कि जिसके बिना ये सरकार, जो भी सरकार बनने वाली है, वो सरकार नहीं बनेगी बिना कांग्रेस के संपर्क। ठीक है अजितेश जी। ओम प्रकाश जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तबादले हुए हैं उसको लेकर के आपने अपने दोनों पक्षों का बयान सुन लिया है। वो खुश नहीं है, उनका कहना है कि केंद्र के इशारे पर हुआ है और जिस तरीके से हुआ है वो कहीं ना कहीं
एक ऐसा संदेश दे रहा है कि चुनाव आयोग भले कह रहा हो कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इन अधिकारियों को हटा रहा है, लेकिन इसमें इनको आपकी साजिश नजर आती है। देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र जो कह रहे हैं ना, निष्पक्ष निष्पक्ष का बड़ा गाना गा रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश पर 62 सालों तक एक तरफा आंख मूंद कर और अवैध शासन करने वाले लोग, जिनके यहाँ सीबीआई डायरेक्टर से लेकर चीफ जस्टिस तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बनते हैं, वो निष्पक्षता का ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में कितने इन लोगों का जो ये आधार है, पहले अपनी सीट एक तो कर लें शून्य से, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करें। तो ये कुल मिलाकर कांग्रेसी जो हमारे मित्र हैं, ये जमीन से दूर है और ये 1977 का ही गाना गाएंगे, उसके बाद फिर से बंगाल में ना आए हैं, ना आने वाले दिनों में इनकी कोई संभावना है। रही बात चुनाव आयोग की, तो धीरे धीरे इनके अंदर भी ममता बनर्जी का जो रोग है वो इनके अंदर आ रहा है। वो रोग क्या है? सुप्रीम कोर्ट मानी ना, हाई कोर्ट मानी ना, इलेक्शन कमीशन मानी ना। मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ। ज्यादातर ये कांग्रेस का स्टाइल जो है तृणमूल का स्टाइल है। तो इनके पास बचे खुचे नेता है राहुल गांधी, वो खुद दिग्भ्रमित है कि शकील अहमद खान कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके बयान है चुनाव और ईवीएम और एसआईआर को लेकर, ये मेरे कांग्रेस के मित्र को पहले वो पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात, जब भी चुनाव आता है, एक आम प्रक्रिया है निष्पक्ष चुनाव के लिए। देश की स्वयं एक संस्था है, खुद में अकेले में और स्वघोषित नहीं कर सकते, लेकिन खुद से निरपेक्ष संस्था है जो अपना काम करती है, उसको चुनाव आयोग कहते हैं। किसी को कोई शिकायत है तो वहां सुप्रीम कोर्ट है। और हर चुनाव में हम लोग भी हाफ पैंट से राजनीति की समझ रखते हैं और करते हैं। देश में दल हमने भाजपा चुना है, बाकी दल के भी जो ईमानदार लोग इस बात को मानेंगे कि चुनाव के पहले अधिकारियों का तबादला एक आम रूटीन के तहत होती है, एक निष्पक्ष चुनाव के लिए, एक शांतिपूर्ण चुनाव के लिए। क्योंकि जो चुनाव जो पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सत्ता के साथ एक साठगांठ कर लेते, देखे तो हमने राजीव कुमार कलकत्ता कमिश्नर को राज्यसभा ने ममता बनर्जी ने भेजा, तो क्या हम यहाँ उम्मीद करेंगे कि जो कमिश्नर अभी के हैं वो ऐसे रहे, उनके नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव होगा? तो कांग्रेस वाले लोग यही सब बयानबाजी करके खुद अपने आप को शून्य से भी नीचे लेकर जाएंगे। सीटें तो बढ़ेंगी नहीं, वोट परसेंट 1-2% मिला तो वो भी इस बार सुपड़ा साफ हो जाएंगे। वो 294 नहीं, वो 494 सीट पर लड़े। हमें हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। हमें भी दुख होता है कि भाई एक भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, उसका एक आधार होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। कुछ भी बोल जाएंगे भाई, ईवीएम पर भरोसा नहीं। कर्नाटक में जीतेंगे तो चुनाव आयोग अच्छा है, महाराष्ट्र में हारेंगे चुनाव आयोग बुरा है, बिहार में हारेंगे चुनाव आयोग बुरा है। ऐसे होता है क्या? परीक्षा दीजिए, जो परिणाम आपके खिलाफ आए तो परीक्षा खराब है, ये नीति से कांग्रेस को बाहर निकलना होगा। हम चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अभी और भी बंगाल में पुलिस अधिकारी हैं जो तृणमूल के दल दास यानी दल की गुलामी के रूप में काम करते हैं, उनका तबादला जरूरी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग उनके शिकायत लिखेंगे और उनका तबादला होना चाहिए। और चुनाव आयोग ने जो 2 पक्षों में चुनाव करवाने का निर्णय किया है, उसका हम स्वागत करते हैं।